नमस्ते बाल मित्रों। कक्षा 6 विषय हिंदी। बाल मित्रों, हमने दूसरा इकाई देखा था, उसका नाम था अनूठे इंसान। उसकी समझूती हमने सुनी थी। उसमें 2 प्रसंग थे। ऐसा था नेपोलियन। इस प्रसंग में नेपोलियन की सत्यवादी कहानी हमने सुनी थी। और दूसरा था सच्चा दान, और इसमें कौमुदी के दानवीरता के बारे में हमने देखा था कि कौमुदी किस प्रकार अपने जेवरों का दान करती है और कौमुदी में किस प्रकार देश प्रेम हमें दिखाई देता है। यह हमने दोनों प्रसंगों को देखा था। आज हम इस इकाई का अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में 8वां पेज निकालिए। उसमें अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में प्रश्न 1 देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो हमने देखा ही है कि नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, वह सच्चाई का सामना करने का साहस रखता था। हमने देखा कि नेपोलियन के कारण जिस लड़की को हानि हुई थी, नुकसान हुआ था, उसका भरपाई वह करना चाहता था और इसीलिए वह उस लड़की को अपने घर ले जाना चाहता था। जबकि नेपोलियन की बहन का चरित्र उसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। दूसरा देखिए, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। बाल मित्रों, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। तो हम भी उसी प्रकार ही करेंगे कि जिस प्रकार नेपोलियन ने उस गरीब लड़की का नुकसान न होने दिया, यानी कि जो नुकसान हुआ था उसके बदले में उसे अपने माँ से कहकर उसको सिक्के दे दिए। इस प्रकार उसको जो हानि हुई थी, उसको जो नुकसान हुआ था, उसका भरपाई उसने कर दिया। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तीसरा देखिए, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। बाल मित्रों, आपको आपकी मम्मी जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये तो देती ही होगी। तो आप इसका खर्च किस प्रकार करेंगे, तो वो आपको खुद लिखना है कि आप अपने दोस्त के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए इसका उपयोग करेंगे, या अपनी किताब खरीदने के लिए उपयोग करेंगे, या पेंसिल वगैरह आपको जो उपयोग में आती है वो चीज़ खरीदने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो आपको ये खुद लिखना है कि आपको जो जेब खर्च के लिए पैसा दिया जाता है उसका उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। अब देखिए प्रश्न 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। बाल मित्रों, हम पहली कक्षा से लेकर आज तक गांधी बापू के बारे में सुनते ही आ रहे हैं। तो आपको बापू के बारे में लिखना है कि बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। लोग बापू को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उसको राष्ट्रपिता का सम्मान भी मिला था। गांधी बापू ने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। इस प्रकार आपको बापू के बारे में लिखना है। अब देखिए 5वां, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। हमने पाठ में देखा ना कि बापू महिलाओं से धन इकट्ठा कर रहे थे। तो वो धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे, तो हम जानते हैं कि उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था और बापू उसके नेता थे। तो आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू इतना सारा धन कहाँ से लाता, इसीलिए वह सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे।
अब देखिए छठा प्रश्न, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? बाल मित्रों, हमने कौमुदी का पात्र देखा तो आपको कैसा लगा? तो हमने देखा तो हम लिख सकते हैं कि मुझे कौमुदी का पात्र बहुत ही अच्छा लगा। सभी स्त्रियों को अपने गहनों के प्रति बहुत मोह होता है और कौमुदी तो एक बालिका है, उसे भी अपने गहने तो अच्छे ही लगते होंगे ना। और कौमुदी के पास जो गहना था वह बहुत ही कीमती था और वह दोबारा नहीं बना सकती थी। फिर भी कौमुदी देश की आजादी के लिए अपने गहनों का त्याग कर देती है। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट करके उसने यह साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। और इस प्रकार कौमुदी का पात्र हम देख सकते हैं तो बहुत ही प्रेरणादायक है। अब देखिए आगे, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। बाल मित्रों, आपने कोई बार कोई गलती की होगी और उस गलती का आपने स्वीकार किया होगा। किसके सामने? अपने माता पिता के सामने। तो आपने किस प्रकार इस गलती का स्वीकार किया, यह घटना अपने शब्दों में लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। क्या करना है? संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखने हैं। देखिए संयुक्त शब्द कौन से है? पहला है ड और ढ, उसे बनता है शब्द शुद्ध और उस पर से दो शब्द बनाना है तो बुद्ध और वृद्ध। इस प्रकार दूसरा है ट बनता है ट, शब्द है वित्त, दो शब्द बनाए हैं कुत्ता और छत्ता। तीसरा ड प्लस म पद्म, छद्म और सद्म। चौथा ड प्लस व ड विद्वान, द्वार द्वारका, द्व शब्द पर से बनाना है तो द्वार और द्वारका। ह प्लस म ब्रह्म, उस पर से बना है ब्रह्मांड और ब्राह्मण। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको इस प्रकार ये शब्द लिखने हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीजिए। बाल मित्रों, हमें इस विषय पर चर्चा करनी है। तो पहला विषय है महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को कौन सा मान मिला था, महात्मा गांधी को किस प्रकार कहकर मान दिया गया था। तो महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते थे। उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते थे? तो महात्मा गांधी जी का सारा जीवन देश की सेवा में ही अर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं की थी, केवल देश की ही चिंता की थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो महात्मा गांधी को देश के प्रति ज्यादा प्रेम था। तो इस प्रकार आपको महात्मा गांधी और देश प्रेम के बारे में लिखना है। दूसरा है अनूठा इंसान कब कहलाता है? इंसान अनूठा कब कहलाता है? अनूठा, इसको हम गुजराती में कहते हैं अनोखा। तो इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो जब कोई व्यक्ति असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाल मित्रों, आपने सुना ही होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के लिए कितना बड़ा कार्य किया था और इसीलिए उसे लौह पुरुष यानी कि लोखंडी पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। तो इसे कहा जाता है अनूठा कार्य, अनूठा इंसान। सरदार वल्लभ भाई ने अनूठा कार्य किया था, इसीलिए उसे अनूठा इंसान कहा जाता है। अब देख लिए तीसरा प्रश्न,
तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? बाल मित्र, आप लोग अपने देश की सेवा कैसे करेंगे? तो आपको लिखना है कि मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा और मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार करूंगा और अनाजों, दालों और साग सब्जियों को पैदावार करूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। उसी प्रकार कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करके आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो आपको यह प्रश्न खुद लिखना है। अब देखिए प्रश्न 4। नीचे संज्ञा से बने विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। विशेषण दिए गए हैं। धर्म, धर्म का क्या होता है? धार्मिक। और यहाँ पर हमें क्या बनाना है? वाक्य में प्रयोग करना है। इस प्रकार सभी विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करना है। धर्म, धार्मिक, तो हम धार्मिक पर से बनाएंगे मेरे दादाजी बहुत ही धार्मिक है। उसी प्रकार रंग, रंगीन, मुझे रंगीन कपड़े पसंद हैं। भारत, भारतीय, मैं भारतीय हूँ। चमक, चमकीला, सोना चमकीला होता है। लोभ, लोभी, व्यापारी लोभी था। तो आगे के जो शब्द है उस सारे शब्दों का वाक्य में प्रयोग आपको खुद लिखना है। यहाँ पर मैंने इस प्रकार वाक्य बनाए हैं, आपको भी इस प्रकार के वाक्य बनाने हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। उदाहरण में दिया गया है पुत्र, पुत्री। बाल मित्रों, हम आगे भी सीख कर आए हैं, अगले सेमेस्टर में भी सीख कर आए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेढक, मेढकी, मेढक का क्या होता है लिंग परिवर्तन? मेढकी। तरुण का तरुणी, कुमार का कुमारी। इस प्रकार सारे लिंग परिवर्तन आपको लिखने हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है सांप, सापिन, तो कुम्हार, कुम्हारिन, नाग, नागिन। तीसरा उदाहरण दिया गया है मोर, मोरनी, तो शेर, शेरनी, जादूगर, जादूगरनी। दूसरे जो शब्द है उसका लिंग परिवर्तन आपको खुद करना है। अब देखिए प्रश्न 6। इसमें क्या कहा गया है? प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि हमने प्रश्न 5 में जिसका भी लिंग परिवर्तन किया है उन सभी वाक्यों का, सभी शब्दों का वाक्य में प्रयोग हमें करना है। यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है कि हिरण, हिरनी। तो उदाहरण दिया गया है, पहले हमें हिरण पर से वाक्य बनाएंगे। हिरण दौड़ रहा है। दूसरा है हिरनी पर से, हिरनी दौड़ रही है। यानी कि दोनों शब्दों पर से हमें वाक्य बनाने हैं। पुत्र, पुत्री। पुत्र राहुल राजीव के पुत्र है। पुत्री इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो इस प्रकार हमें सारे लिंग परिवर्तन शब्दों के वाक्य में प्रयोग बनाने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों के वाक्य में प्रयोग बनाए हैं, आप देख सकते हैं। पहले से लेकर शब्द बनाने हैं। तो पहला है मेढक, मेढकी, तो मेढक पर से बनाएंगे मेढक टर तरा रहा है। मेढकी पर से बनाएंगे मेढकी टर तरा रही है। उसी प्रकार दूसरा है तरुण, तरुणी। तरुण घूमने जा रहा था, तरुणी घूमने जा रही थी। आगे के शब्दों आपको बनाने हैं। आगे देखिए कुम्हार, कुम्हारिन। कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हारिन घड़े बना रही है। उसके आगे देखिए नाग, नागिन। नाग जहरीला होता है, नागिन जहरीली होती है। डोबी, बाघ और ग्वाला, इन सारे शब्दों का वाक्य में प्रयोग आपको खुद बनाना है। आगे देखिए शेर, शेरनी। शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। जादूगर, जादूगरनी। जादूगर जादू दिखाता है, जादूगरनी जादू दिखा रही है। उस प्रकार मास्टर, डॉक्टर और ऊंट, इन शब्दों पर से आपको खुद वाक्य बनाने हैं। अब देखिए आगे प्रश्न 7वां। चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। बाल मित्रों, यहाँ पर चित्र दिया गया है, उसे देखकर आपको पता चल गया है कि यह कहानी कौन सी है। शायद आपने सुनी ही होगी।
तो इस कहानी का नाम है सच्चे मित्र। क्या नाम है? कहानी का शीर्षक क्या है? सच्चे मित्र। तो आपको सबसे पहले इसका शीर्षक लिख देना है और कहानी लिखनी है। तो हम पहले चित्र में देख रहे हैं कि सच्चे मित्र कौन कौन थे। तो सबसे पहले कौवा दिखाई देता है, हिरन दिख रहा है, कछुआ है और उसके सामने चूहा है। तो इस प्रकार कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ में सच्ची मित्रता थी। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं तो एक तालाब के किनारे इन चारों मित्र कुछ बातें कर रहे हैं। तीसरे चित्र में देखते हैं तो एक दिन क्या होता है तो शिकारी ने जाल बिछाई थी और हिरन इस जाल में फंस जाता है और कौवे ने उसे देखा। वह तुरंत ही गया और कौवे ने चूहे और कछुए को कहा कि हमारा मित्र जाल में फंस गया है तो इसे हमें छुड़ाना चाहिए। तब कछुआ कहता है कि तुम चूहे को लेकर चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो इस प्रकार कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता है हिरन के पास। बाद में कछुआ भी वहां आ जाता है। कौवा, चौथे चित्र में हम देख सकते हैं तो कौवा पेड़ पर बैठा है, कछुआ नीचे है और चूहा हिरन की जो जाल में फंसा है वह जाल को काट रहा है और शिकारी दौड़ते हुए आता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचवें चित्र में हम देख सकते हैं तो चूहे ने जाल काट दी और हिरन वहां से भाग रहा है और कौवा भी उड़ रहा है और जो चूहा है वह झाड़ी में छिप गया है। वह जो शिकारी है उसके हाथ में एक थैली दिखाई दे रही थी। हिरन भाग गया था, इसीलिए शिकारी ने सोचा कि अब मैं उस कछुए का शिकार कर लेता हूँ और वह कछुए को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन कछुआ बहुत ही चतुर है, वह तालाब में चला जाता है। इस प्रकार चारों मित्र बच जाते हैं। तो कहा जाता है कि सच्चा मित्र ही मुसीबत में एक दूसरे के काम आता है। इस प्रकार उन सभी ने मिलकर हिरन की जान बचाई थी। तो इस प्रकार बाल मित्रों, आपको इस पूरी कहानी को अच्छे अक्षरों से लिखना है और कंठस्थ भी करना है क्योंकि यह परीक्षा में पूछी जाती है। अब देखिए स्वाध्याय। पहला प्रश्न, स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? आपको पता ही है, इलाइजा। दूसरा, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो आपको पता ही है कि लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसका नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलवाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। तीसरा, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? क्या था उस लड़की का नाम? कौमुदी था। चौथा, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे देता हूँ। पांचवा प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हमने देखा हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की उपेक्षा से तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, ऐसा कहा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखे। बाल मित्रों, अपने गांव में कोई घटना घटी हो यानी कि एक्सीडेंट हुआ हो और आपने इस घटना को देखा हो तो इसके बारे में आपको लिखना है, या कोई भी घटना के बारे में आप लिख सकते हैं। ख, इस इकाई के आधार पर अपने
छात्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। इस इकाई यानी कि हमारा जो इकाई है उसके आधार पर 5 प्रश्न बनाना है। तो तुम किस प्रकार प्रश्न बनाएंगे? तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो तुम क्या उसकी भरपाई करोगे? हमने देखा ना नेपोलियन ने किस प्रकार उसकी भरपाई की थी। तो इसी प्रकार आप अपने मित्र को पूछ सकते हैं कि तुमने किसी का नुकसान किया हो तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? चौथा पूछ सकते हैं, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? तुम देश की सेवा के लिए क्या कर सकते हो? इस प्रकार तुम अपने मित्र को प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखें और अनुवाद कीजिए। बाल मित्रों, हमें नीचे एक परिच्छेद दिया गया है, उसमें विराम चिन्ह लगाना है। तो हम विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद बनाएंगे। विराम चिन्ह आपको मालूम है ना, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब उस परिच्छेद में लगाना है। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। थी के बाद पूर्ण विराम लगाना है। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, अल्प विराम, दूरदर्शिता, अल्प विराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, पूर्ण विराम। जहां से वे सुशील, अल्प विराम, कोमल, अल्प विराम, अति सुंदर और भावुक थी के बाद भी अल्प विराम आएगा। वही दूसरी ओर से वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी के बाद पूर्ण विराम। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, पूर्ण विराम। शिकार खेलने में उसे विशेष रुचि थी, उसके बाद भी पूर्ण विराम आएगा। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। इस प्रकार आपको सबसे पहले विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद तैयार करना है और इसके बाद क्या करना है, उसका अनुवाद करना है, यानी कि उसको गुजराती में अनुवाद करना है। तो हम देखेंगे। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। दुर्गावती बाળપણથી જ બહાદુર હતા। उन्हें युद्ध में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અલ્પવિરામ, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। जहाँ से सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ અને અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા। वही दूसरी ओर से वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર સાહસી અને अस्त्र शस्त्र વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। शिकार કરવામાં તેમને विशेष रुचि એટલે કે રસ હતો। वे तीर और बंदूक का निशाना, अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। तो આવી રીતે पहला सबसे पहले विराम चिन्ह लगाकर और उसके बाद उसका अनुवाद करना है। अब आगे देखिए भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में हमें कहावत दी गई है, उस कहावत का हमें अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग लिखना है। सबसे पहले है, आप अपनी किताब में 11वें पेज पर देखिए। पहली कहावत है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ क्या होता है, नीचे देखिए। इसे कहते हैं आए थे हरिभजन के ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना।
इस कहावत का अर्थ क्या होता है? अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उसके लिए उदाहरण दिया गया है कि तुम्हें छात्रालय में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करना शुरू कर दिया था। यानी कि उसे छात्रालय में इसलिए भेजा गया था कि वह परीक्षा में आगे बढ़कर प्रथम नंबर ला सके, लेकिन वहां पर भी उसने तो ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया था। इसीलिए यह कहावत कही गई है कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। दूसरा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। आगे देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। यानी कि हम दुकान की प्रसिद्ध दुकान बहुत अच्छी है तो उसमें सामान भी बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसा करके खरीदी करते हैं, लेकिन उसमें सामान अच्छा नहीं निकलता है। तो उसीलिए यह कहावत दी गई है कि ऊंचा दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। आगे देखिए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यानी कि वह आदमी शराबी तो था ही और साथ में वह जुआ भी खेलने लगा। इसीलिए कहा गया है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। बाल मित्र, हमने यह कहावत सुनी ही है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए। ठीक ही कहा गया है कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। आगे, कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। निर्धन यानी कि गरीब। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत का आना। आगे देखिए, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू टेली। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू टेली, अर्थात दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होता है। यानी कि दो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, उसकी तुलना एक दूसरे के साथ हम नहीं कर सकते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला, उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कहीं तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला, इसका अर्थ होता है बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। आगे देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। दमड़ी यानी कि पैसे। वह व्यक्ति, उसे जो बीमारी हुई है, उससे जो कष्ट होता है वह सहन कर लेता है, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। आगे देखिए, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, त्रुटि अभी न आ सका। इसीलिए कहा जाता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। आगे देखिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की प्रशंसा सुन रखी थी। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर
कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। आगे देखिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। उत्तीर्ण यानी कि पास, के पूरा साल तुमने पढ़ाई तो नहीं की और अब पास होने का सपना देख रहे हो। यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा था कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। तो बाल मित्र, यहाँ पर हमारी कहावत पूर्ण होती है और हमारा दूसरा इकाई भी पूर्ण होता है। दूसरे इकाई का अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा हमने की और भाषा सज्जता में जो कहावत दी गई है उसका अर्थ भी आपको लिखना है और इस प्रकार आप पूरे इकाई को अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिख देना।